अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1060वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, दिन ब दिन नहीं बल्कि घंटा ब घंटा देश के हालात ऐसे तेज़ी के साथ में बदल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं रोज़ाना ये तय करता हूँ कि कल मुझे ये टॉपिक लेना है और इस टॉपिक के ऊपर सबक भेजना है। मैं उसकी स्टडी भी शुरू कर देता हूँ। फिर अचानक पता चलता है कि ऐसा वाक़या पेश आ गया, ऐसा हादसा पेश आ गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हमारे देश की हिफाजत फरमाए। आज जो वाक़या हमारे मुल्क के अंदर हुआ है, पूरी दुनिया के मीडिया पे वही दिखाया जा रहा है। दिल्ली के जामिया नगर में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं CAA और NRC के अगेंस्ट में। वो लोग राजघाट जाना चाहते हैं क्योंकि आज हमारे देश के महात्मा गांधी जी की यौम वफ़ात है। 30 जनवरी 1948 को आज ही के दिन गांधी जी की वफ़ात हुई थी। आज ही के दिन नथुराम गोडसे ने गांधी जी के ऊपर बंदूक से हमला किया था। आज ही का वो दिन है। तो वो लोग जो है राजघाट पे जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे जामिया नगर में पुलिस ने बड़े बड़े बैरिकेड लगाए हुए थे, वो किसी को जाने नहीं दे रहे थे। तो अचानक एक नौजवान वो रोड पर आ जाता है, उसके हाथ में पिस्टल होती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम लोगों को आज़ादी चाहिए, मैं तुमको आज़ादी देने के लिए आया हूँ। उसके बाद में वो एक यानी उससे जो है एक शूट भी करता है और उससे निकलने वाली जो गोली है किसी के कंधे पर लग जाती है और वो बेचारा ज़ख्मी हो जाता है। ये वाक़या जिस वक्त में मैंने सुना, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। मैंने कहा, या अल्लाह, हमारा देश किस रास्ते पे जा रहा है, क्यों ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा सोचा तो वो नौजवान, जिस नौजवान ने इस तरीक़े की हरकत की, जब पता चला कि वो बालिग भी नहीं है, तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ, ऐ अल्लाह, मेरे देश का ये मासूम बच्चा, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन है तो मेरे देश का, मेरे मुल्क का एक इंसान है वो, और इंसान होने के नाते से उससे हमदर्दी ज़रूरी है। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक बच्चा, जिसके दिलो दिमाग के अंदर इस उम्र के अंदर तो ये होना चाहिए कि मैं अच्छे से अच्छा डॉक्टर कैसे बनूं, इंजीनियर कैसे बनूं, प्रोफेसर कैसे बनूं, IT इंजीनियर कैसे बनूं, जिसके दिमाग में मैथ होना चाहिए, फिज़िक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, जिसके दिमाग में अलजबरा के फॉर्मूले घूमना चाहिए, वो सब छोड़ छाड़ कर ये कौन है ये बच्चा जिसके दिलो दिमाग के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर भरा गया, जिस बच्चे ने अपने फ्यूचर का सोचना छोड़कर, कि अभी तो उसने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए था कि अच्छे से अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर मैं कैसे बनूं, कैसे मैं हायर क्वालिफाइड एजुकेटेड बनूं, वो सब छोड़ छाड़ कर वो बच्चा खुद रोड के ऊपर निकल गया देश के अंदर परिवर्तन लाने के लिए। मतलब उसके दिलो दिमाग के अंदर इस तरीक़े का जहर भर दिया गया, जिस तरीक़े का माहौल हमारे देश में पिछले चंद दिनों से चल रहा है। पब्लिक को नारे लगाए जा रहे हैं कि देश के गद्दारों को और गोली मारो फुलानों को। ये सारी बातें सुन सुन कर आज जो हमारा युवा है, आज जो हमारा यंग जनरेशन है, वो अपने फ्यूचर का सोचना छोड़कर ये सब फालतू चीज़ों के अंदर, हिंदू मुसलमान, कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है, बस यही चीज़ों के अंदर हमारा नौजवान अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। और इस तरीक़े से ये नौजवान भी उन्हीं लोगों में से है कि जिसके दिमाग को, जिसके ब्रेन को ऐसे वॉश किया गया, ये सब छोड़ छाड़ के बेचारा रोड के ऊपर गन लेकर आ गया। अफसोस की बात है मेरे मोहतरम दोस्तों, अफसोस की बात। मुल्क के अंदर रोज़गार की बात छोड़कर, तालीम की बात छोड़कर, और आज जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे देश में जो देशभक्ति का डेफिनेशन बयान किया जाता है, देशभक्ति, ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है, बस हमारी जो देशभक्ति है ना, वो फिल्मों की हद तक बाकी रह गई भी है। हमारे यहाँ पे देशभक्ति के नाम पे पेट भरा जा रहा है, करोड़ों रुपये कमाए जा रहे हैं, बैंक बैलेंस बनाए जा रहे हैं। मैं आज आपको बताता हूँ,
देशभक्ति और देशद्रोह क्या होता है। दोनों के बीच का मैं डेफिनेशन बताता हूँ। ये देशभक्ति नहीं है। अक्षय कुमार टीवी के ऊपर आके कहते हैं देश की मिट्टी से बना कजारिया टाइल्स, मतलब टाइल्स के अंदर भी देशभक्ति आ गई, मोटरसाइकिल के टायर में भी देशभक्ति आ गई। हर चीज़ में कोई एडवर्टाइजमेंट ऐसा बाकी नहीं रहा जिसके अंदर देशभक्ति ना हो। चड्डी बनियन के जो धागे हैं उसको भी देशभक्ति के साथ में जोड़ दिया गया। यानी कोई चीज़ भी नहीं, हर एडवर्टाइजमेंट दिखाने वाला ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से मैं अपने एडवर्टाइजमेंट को देशभक्ति के नाम से जोड़ दूं ताकि मेरा बैंक बैलेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। हालांकि वो देशभक्ति के ऐड दिखाने वाली आधी कंपनियां वो फॉरेन की कंपनियां हैं। खैर, अभी वो टॉपिक को मुझे छोड़कर आपको ये दिखाना है, फिल्म बनाए जा रहे हैं देशभक्ति पर, लेकिन रियल जो देशभक्ति है ना, देशभक्ति इसे कहते हैं कि अगर देश के किसी रोड का कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर ने लिया, पूरी ईमानदारी के साथ में वो रोड ऐसे पुख्ता और पक्का बनाया जाना चाहिए जो आने वाले 100 साल तक भी खराब ना हो। ये है असली देशभक्ति। रोड के ऊपर गुटके खाके नहीं थूकना, रोड के ऊपर कचरा नहीं फेंकना, ये असली देशभक्ति है। और हमारे यहाँ तो हमने खुद रोडों का ये हाल किया हुआ है। वो रोड बनने के बाद में 6 महीने भी ढंग से नहीं रहता, अगली बारिश आने तक रोड का सफाया हो जाता। बोले क्यों? नहीं, ज़्यादा मजबूत अगर रोड बनाएंगे अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट अपने को नहीं मिलेगा। फिर रोड ऐसा ही बनाना चाहिए जो आने वाले साल 1.5-2 साल के अंदर उसका सफाया हो जाए। ये देशभक्ति नहीं है, असली देशद्रोह इसे ही कहते हैं। सबसे बड़ा देशद्रोही वो है जो देश के साथ में इस तरीके की गद्दारी करे। सबसे बड़े देशद्रोही वो है जिनका हर चीज़ के अंदर परसेंटेज तय होता है। नाली के कामों में जिनका परसेंटेज फिक्स है, रोड के कामों में जिनका परसेंटेज फिक्स है, डैम के कामों में जिनका परसेंटेज फिक्स है, जॉब्स और नौकरियां जो निकलती है जिनका परसेंटेज फिक्स है। सबसे बड़े देश के गद्दार और देशद्रोही वही लोग हैं। रोड पे, रास्तों पे जो लोग कचरा फेंकते हैं वो देशद्रोही है जो अपने हाथों से अपने देश को गंदा और आलूदा कर रहे हैं। गुटखे खाकर देश के कोने कोने में पिचकारियां मारने वाले, देश की ट्रेनों के पूरे बैतुल खला को सड़ा देने वाले, ये लोग असल में देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों को देशद्रोही कहा जाता है। देशभक्ति अगर आपको सीखना है ना, अपने पड़ोस के चाइना से सीखो तो आपको रियल में देशभक्ति और देशद्रोह का डेफिनेशन समझ में आएगा। वो चाइना के अंदर कोरोना वायरस जब फैला, उनको इमरजेंसी में एक हॉस्पिटल बनाने का था। सिर्फ 6 दिनों के अंदर 2000 बेड का उन्होंने हॉस्पिटल खड़े कर दिया। कितने दिनों में? 6 दिनों के अंदर, ओनली 1 वीक। उन लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर 2000 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। वो कैसे किया, क्या किया उन्होंने, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, कैसा जादू किया, वो मेरे से सवाल मत करो। अब वो खुद आप न्यूज़ के ऊपर जाकर देखो, वेबसाइट पे देखो, ऑनलाइन देखो, सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। क्यों? इसलिए कि वहाँ का जो हर रहने वाला है वो लोग टीवी पे देशभक्ति का एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाते, वो लोग देशभक्ति की फिल्में नहीं बनाते, वो लोग देशभक्त का नाम यूज़ कर कर के अपना पेट नहीं भरते। चाइना के अंदर कोई भी देशभक्ति का नाम लेकर देश के बैंकों को करोड़ों का चूना लगा के देश छोड़ के भागने का काम नहीं करता। चाइना के लोग, असल आज जो चाइना की इतनी तरक्की है सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोगों की वजह से इसीलिए है। वहाँ पे रोड पे, रास्ते पे अगर काड़ी भी गिर जावे तो वहाँ का हर आदमी ये समझता है ये मेरा देश है, इस पे काड़ी किसने फेंका। और हमारे मुल्क के अंदर एक आदमी मर्सिडीज़, एक आदमी होंडा सिटी, एक आदमी ऑडी जैसी कार के अंदर चलता है और वो चलती हुई कार में से कचरे की थैली बाहर निकाल के फेंक देता है रोड के ऊपर। ये है हमारे देश के गद्दार और ये है देशद्रोही, रोडों पे कचरा फेंकने वाले। ये हमारे रोडों पे जो पिचकारियां मारने वाले हैं गुटके खा खा कर, असल देशद्रोही वो है। चाइना के अंदर आप अगर मुसाफिर हैं और किसी वहाँ के लोकल ने आपको देख लिया कि आपने रोड पे थूक दिया है, उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते वो आदमी आपका क्या हाल करेगा। कि एक तो हमारे देश में आते हैं, थूकने की हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि वो खुद लोग थूकते नहीं अपने देश की सड़कों के ऊपर। और हमारे यहाँ पर
देश की सड़कों पे पिचकारियां मारी जा रही है, बस में बैठे बैठे पिचकारी मार दिया, पीछे से एक आदमी स्कूटी पे बाइक के ऊपर आ रहा था, वो पूरा उसके चेहरे के ऊपर चला गया। ये मत पता ये चला देशभक्त बनने से पहले इंसान बनने की हमको ज़रूरत है। ये हाल है हमारा। इसीलिए हमको पहले तो देशभक्ति और देशद्रोह का डेफिनेशन ही नहीं पता है। अरे तुम अगर असली देशभक्त होते थे, देश के अंदर भूख से और नंगेपन से कोई मरता नहीं था। देशभक्त वो होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का इतिहास पढ़कर देखो, देश में कहत पड़ा, दुष्काल पड़ा तो लाल बहादुर शास्त्री ने बैल मंगाकर, जो उनका प्राइम मिनिस्टर जो हाउस होता है उसके सामने का जो गार्डन था उसी के अंदर उन्होंने खेती करना शुरू कर दी। क्यों? बोले देश के अंदर दुष्काल पड़ा हुआ है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी हिंदुस्तान की सरजमीन ने देखी है। और आज भी देश के अंदर भूख की वजह से, जैसे मैंने बताया झारखंड के अंदर एक जो आदमी, उसको खाने के लिए नहीं मिला, जिंदा कबूतर खाना शुरू कर दिया उसने हॉस्पिटल में। ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। अगर आपके देश का कोई पर्सन भूख की वजह से जिंदा कबूतर खाने को मजबूर है, उसको पेट भर के खाना नहीं मिल रहा है, तो उस एरिया का जो एमएलए है उसको एमएलए होने का हक हासिल नहीं है, एमपी को एमपी होने का हासिल नहीं है, उस स्टेट के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहने का और उस देश के पीएम को पीएम बनने का हक हासिल नहीं है। जिसके देश के लोग भूख की वजह से, तमिलनाडु के अंदर अगर एक औरत 150 रुपये में अपने सर के पूरे बाल बेच देती है तो उस देश के पीएम को पीएम रहने का हक नहीं है कि गुर्बत और फाके की वजह से उसने किसी कार का डिमांड नहीं किया था, बंगला हवेली का डिमांड नहीं किया था, खाना नहीं उसके पास, खाना नहीं उसके पास में, उसके यतीम बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। और ये वाकया तो हमने 50 मरतबा सुना कोयली देवी का। देशभक्ति किसे कहते हैं? देशभक्ति इसे कहते हैं कि पूरे मुल्क के नॉर्थ से लेकर तो उस मुल्क के साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरे देश में खुशहाली होना चाहिए। ये असली देशभक्ति है। लेकिन अफसोस की बात, हम इंडिया वालों को ये देशभक्ति अगर समझ में आ जाएंगी तो फिर हिंदू मुस्लिम कौन करेगा? असल में तो ये हमको समझ में नहीं आने दिया जाता है ना। मेन प्रॉब्लम हमारा यही है, हमको यही समझ में नहीं आने दिया जाता है कि असल हमारे देश में हमको क्या चाहिए। हमको एजुकेशन चाहिए, हमको तालीम चाहिए, हमको रोज़गार चाहिए, हमको अच्छे मकानात चाहिए, हमको अच्छी सड़कें चाहिए। आज़ादी के 70 साल बाद भी गांधी जी ने इस देश को जो आज़ाद किया था, वो लोगों को ये ख्वाब और सपना दिखाकर कि तुम्हारा अपना एक खुशहाल हिंदुस्तान होगा। लेकिन आज़ादी के 75 साल और 70 साल बाद भी उस हिंदुस्तान में अगर खुशहाली नहीं आती है और आज भी अगर लोग भूख की वजह से मरते हैं और किसी औरत को भूख की वजह से बिलबिलाना पड़ता है और कोयली देवी का बच्चा भूख की वजह से मर जाता है, तो हमारे आज़ादी के 75 और 70 साल के बाद में क्या मिला हमको फिर इस देश को आज़ाद होकर? अफसोस की बात यह है कि पब्लिक को यह समझ में नहीं आ रहा है, देश की पब्लिक को, कि तुमको हिंदू और मुसलमान के बीच में बांटकर और देशभक्ति ये है और देश विरोधी देशद्रोही ये है, देशद्रोह और देशभक्त का तुमको गलत पाठ पढ़ाकर कौन से लोग हैं जो कल तक साइकिलों पर फिरते थे, आज उनके पास में मर्सिडीज और ऑडी कार आ गई। तुम्हारी आंखें अगर आज भी अंधी है और तुमको नजर नहीं आ रहा है कि तुमको देश के नाम पर और देशभक्त और देशद्रोही के नाम पर जिन्होंने बांटा है, कल की पोजीशन देखो, रहने को घर नहीं था, पतरे नहीं थे ढंग के, आज उनके पास में बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े बंगले, जिनके फार्म हाउस हो चुके हैं। आज उनके पास ये सारी दौलत प्रॉपर्टीज कहां से आई? वो आज भी तुम्हारे सामने हिंदू और मुसलमान की ही बात कर रहे हैं और तुम लगे हुए हो उसी में, क्योंकि तुम आज से 20 साल पहले भी रिक्शा चलाते थे, 30 साल पहले भी रिक्शा चलाते थे, 40 साल पहले भी रिक्शा चलाते थे। और याद रखो, जब तक तुम ये हिंदू मुसलमान करते रहोगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें और उसके बाद की भी जो नस्लें रहेंगी वो रिक्शा ही चलाएंगी, क्योंकि तुम्हारी आंखें अंधी हो चुकी है। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको हिंदू मुस्लिम चाहिए, हमको देशद्रोह और देशभक्त चाहिए, या हमको रोजगार चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए, हमको तालीम चाहिए, हमको कारोबार चाहिए, हमको रहने के लिए घर चाहिए। ये तुमको नजर ही नहीं आ रहा है।
क्योंकि तुमको तो वही नजर आ रहा है, नारे मार मार कर तुमको मिसगाइड जो लोग कर रहे हैं। और ये जो मासूम बच्चा है जो पिस्टल लेके रोड पे रास्ते पे निकल गया, कौन है वो जिन्होंने इसके दिमाग और इसके जहन को ख़राब किया? मैं सवाल करता हूं वो मीडिया चैनल वाले जिन्होंने अपने चैनलों पे ऐसे भड़काऊ बयानात दिखाकर देश का माहौल ख़राब किए, आज वो अपने अपने बेडरूम के अंदर अपने एसी बेडरूमों में अय्याशी और आराम के साथ होंगे, और इस तरह के भाषण देने वाले भी 1-1, 2-2 करोड़ की कारों में होंगे और ऐशो आराम के साथ अपने बंगलों और हवेलियों में होंगे। लेकिन वो मासूम बच्चा जो बेचारा पिस्टल लेके रोड रास्ते पे निकल गया था, अरे वो तो जेल की सलाखों के पीछे चला गया, उसका फ्यूचर तो बर्बाद हो गया। इसलिए मेरे देशवासियों, मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, पढ़ो 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 पढ़ो। जब खूब पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा कि कौन आपको गलत चश्मा पहना रहा है। इसी बात पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।